अस्सलामुअलैकुम, मैं साहिला टीचर। आज हम अकाउंट पढ़ना सीखेंगे। अकाउंट स्टार्ट करेंगे आज हम यहाँ पर। अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर हिसाबी पद्धति અને તેના પારિભાષિક શબ્દો यानी हिसाब किताब की तकनीक और उसके तकनीकी इस्लाह। पारिभाषिक शब्द यानी तकनीकी इस्लाह। तो आप लोगों ने जो कॉमर्स लिया है आपको पता होगा क्या कॉमर्स में दो सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट और स्टेट। इसमें अकाउंट जो कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट माना जाता है, तो कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट में अकाउंट में होता क्या है? अकाउंट्स यानी हिसाब किताब, अकाउंट यानी हिसाब किताब बनाना, खाते बनाना। बिजनेस के बारे में अगर आपको सीखना हो तो आप लोग अकाउंट का सब्जेक्ट लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट के बारे में जानना हम डिटेल से स्टार्ट करेंगे। 11वीं में आप आए हैं, 11वीं में बेसिक सिलेबस, बेसिक कोर्स स्टार्ट होता है। अब जिस तरह हमारे गुजराती में बोलते हैं लड़की को बोलते हैं छोकरी, लड़के को बोलते हैं छोकरा। हिंदी में लड़की को लड़की बोलते हैं, लड़के को लड़का बोलते हैं। इंग्लिश में गर्ल बॉय, घर को इंग्लिश में होम बोलते हैं, और स्कूल को शाला बोलते हैं गुजराती में, इंग्लिश में स्कूल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पाठशाला। तो सब लैंग्वेज के अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिससे उसके नाम को जाना जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर अकाउंट की भी एक अलग लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज के हिसाब से सारे नाम जाने जाते हैं। तो अगर हम किसी के पास से पैसा लेते हैं तो अगर कर्ज लिया है तो उधार, और अगर हमने किसी को पैसा दिया है तो हमने कर्ज दिया है तो जमा। हमारा कोई पैसा जिसके पास से हमको लेना है तो वो हमारा देवादार, और अगर हमको किसी को पैसा देना है तो वो हमारा लेनदार होगा। इस तरह अकाउंट्स में भी अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग जो शब्द है तो उसके अलग अलग नाम है, और वो नाम के बारे में जानना, सबसे पहले हम उसी के बारे में जानना सीखेंगे। अकाउंट तब जाना जाता है, तब सीखा जाता है जब पहले हमको बेसिक उसका जो मेन पाया है वो पक्का हो, तब अकाउंट हम सीख पाते हैं। तो यहाँ पर आगे आपको बहुत कुछ सीखना है अकाउंट में। फर्स्ट स्टार्टिंग चैप्टर में आपको, पहले चैप्टर में आपको अकाउंट के नाम के बारे में बताया जाएगा। अकाउंट क्यों बनाते हैं, किस वजह से बनाते हैं, उसकी खुसूसियात क्या है, उसके फ़वाइद क्या है और उसके नुकसान क्या है, ये सब के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद उसके तकनीकी इस्लाह वर्ड्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सीखेंगे अकाउंट के लक्षण, खुसूसियात के बारे में। नाणकीय लक्षण, पहला नंबर नाणकीय लक्षण। अकाउंट में नाणकीय लक्षण, जब हम लोग कोई भी चीज़, जैसे कि अब हम कारोबार से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ अकाउंट इसीलिए बनाया जाता है, कोई बिजनेस चलता है, कोई कंपनी होती है, कोई स्कूल होती है, वहाँ पर अकाउंट बनाए जाते हैं फी वगैरह सबके लिए। कोई हॉस्पिटल चल रही है, सभी जगह पर अकाउंट सभी जगह पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस चल रहा है और वहीं पर अकाउंट बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। कोई स्कूल में, वहाँ पर भी अकाउंट की शीट होती है। पैसे की आना जाना, पैसे का आना और जाना हर जगह होता है, चाहे तो वो कोई अनाथ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, या तो फिर कोई प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, या कोई बिजनेस कंपनी हो, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, या छोटा दुकानदार हो से लेके बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनी हो, ये सभी को अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। हर एक को अपने अपने कारोबार के लिए, यहाँ तक कि हम अपने घर में भी अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट किस तरह बनाया जाता है? घर में हम चौपड़े नहीं रखते अकाउंट के, लेकिन जैसे कि हमारे मम्मी या पापा सैलरी लाए हैं तो उसमें से किसको कितना पैसा चुकाना है, कहाँ पैसा कितना सेविंग करना है, कितना खर्च करना है, किससे घर में सामान आएगा, वो सारा मम्मी या पापा हिसाब लगाते हैं। तो वो भी एक तरह का हिसाब किताब लगाना अकाउंटिंग हुआ। तो ये सब अलग अलग तरह से सभी अपने घर में अकाउंट, सभी अपने हॉस्पिटल में, सभी अपने जहाँ भी जितना भी बिजनेस चल रहा है या नहीं भी चल रहा है, हर जगह हिसाब किताब होता ही है।
यहाँ पर सब व्यवहार पैसों में होते हैं, सारी लेन देन पैसों में होती है। तो हिसाब किताब हर जगह पर होता है। और यहाँ पर अब हमको हिसाब किताब के बारे में ही सीखना है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे नाणकीय लक्षण। हिसाब किताब की पहली खासियत क्या है? नाणकीय लक्षण। यहाँ पर कोई भी एंट्री, कोई भी लेन देन पैसे में आंकी जाती है। कोई भी लेन देन पैसे में आंकी जाती है। मतलब 5,000 के, जैसे कि कोई स्कूल है, 5,000 की बेंच आई, 10,000 की बुक्स आए। कोई कंपनी है जिसमें 5,000 का कपड़े का माल आया, 50,000 का आया। कपड़े की क्वालिटी के बारे में लिखा होता है 1 नंबर 2 नंबर, लेकिन वो चीज़ उसकी क्वालिटी के ऊपर से डिसाइड नहीं होती, उसकी एंट्री उसके पैसे के हिसाब से होती है। तो अकाउंट में सब चीज़ पैसे से आंकी जाती है। नाम फेरबदली माध्यम तरीके। चलो अभी हमने यहाँ पर एक और चीज़ सीखेंगे। अगर हमारे पास एक बहुत अच्छा मोबाइल है, ठीक है, और वो मोबाइल है हमारे पास, और उसके बदले मेरे फ्रेंड के पास एक बहुत अच्छी बाइक है, तो हमने उसको बाइक दी और उसके बदले हमने मोबाइल दिया। तो क्या ये अकाउंट सिस्टम मतलब हिसाब किताब हुआ? इसमें पैसा बीच में आया? नहीं। तो ये नाणे का पैसे से नहीं, जिसमें पैसा बीच में नहीं आया उसको लेन देन नहीं कही जाएगी। जिस चीज़ में पैसा बीच में आता है, जैसे कि हम कोई मोबाइल कंपनी में गए, वहाँ से हमने 10,000 का मोबाइल खरीदा, उसने हमको मोबाइल दिया, उसके बदले हमारे पास से पैसा लिया या फिर रिसिप्ट ली, तो ये पैसे से हमने जो लेन देन की है उसको अकाउंट की सिस्टम में माना जाएगा। तो अकाउंट की सिस्टम में लेन देन में, अकाउंट में, हिसाब किताब में पैसा बीच में होना चाहिए। पैसा बीच में होता है। व्यवहारों वर्गीकरण और विश्लेषण। लेन देन को अलग अलग जगह पे दर्जाबंदी करना, वर्गीकरण करना और विश्लेषण, उसके बारे में विश्लेषण करना, गहराई में सोचना, दर्जाबंदी करना। जैसे कि एक जगह से हमने मान लिया है 5,000 का और दूसरी जगह पे हमने 2,000 का मान लिया है। ये मान रोकड़ लिया है पैसे से और ये उधारी पे लिया है। तो यहाँ पर मान लो जो रोकड़ नकद में आया है 5,000 का, उधार में आया है 2,000 का, ये दो अलग अलग व्यवहार है, तो उनको अलग अलग जगह पर लिखना ये अकाउंट की एक खासियत है कि अकाउंट्स में जो माल नकद में आया उसको नकद की अलग एंट्री होती है, जो उधार आया उसकी अलग एंट्री होती है। तो इस तरह दर्जाबंदी अकाउंट में की जाती है। ये व्यवहारों में अर्थघटन यानी गहराई से उसके बारे में सोचना, लेन देन के बारे में गहराई से सोचना। हमने कितना माल किसको दिया है, पिछले साल हमने कितना माल किसको दिया था, इस साल हमने कितना माल किसको दिया है, पिछले साल हमारी कितनी इनकम हुई थी, नफा कितना हुआ था, इस साल कितना हुआ है, उसके बारे में तफसील से सोचना और उसके ऊपर फैसले लेना, उसके बारे में डिस्कस करना, ये सब अकाउंट में किया जाता है। जत्थात्मक माहिती, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी मालूमात यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। हमारे लेनदारों के बारे में अकाउंट जब हम लोग लिखते हैं, तो अगर हमने किसी के पास से माल लिया है, किसी को माल बेचा है, किसी के पास से कर्ज लिया है, किसी के पास से लोन ली है, या हमने किस किस जगह पर माल दिया है, हमारे पास गोडाउन कितना है, हमारे पास मशीन कितने हैं, ये सब मालूमात हमको अकाउंट में मिल जाती है। आर्थिक निर्णय, पिछले साल अगर हमने कोई एक प्रोडक्ट बनाई थी और उस प्रोडक्ट में हमने जो मटेरियल डाला था उससे हमको 50,000 का फायदा हुआ। एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे कि पिछले साल हमने कोई एक मटेरियल बनाया था जिससे हमको 50,000 का फायदा हुआ। अब हमको इस साल और मुनाफा करना है, तो हम उसके अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे। वो मटेरियल को और ज़्यादा अच्छा करेंगे, तो 50,000 के बदले 70,000 80,000 का फायदा हो जाएगा। तो ये जो फैसले हैं, ये फैसले हम लोग ये जितने भी फैसले हैं, आर्थिक जितने भी फैसले हैं, वो हम अकाउंट के हिसाब किताब पर से ले सकते हैं। ऐतिहासिक माहिती, इस साल की जो मालूमात है वो आने वाले सालों में काम आती है। इसे ऐतिहासिक मालूमात बनके भी ये आने वाले सालों में
में ये मालूमात हमको काम आती है। अब इसके बाद फवाइद, हिसाबी माहिती उपलब्धता, हिसाब किताब की मालूमात हमको अकाउंट के हिसाब किताब लिखने से, सारे नोट्स बनाने से, हिसाब किताब के सारे नोट्स बनाने से हिसाब किताब की मालूमात हमको मिल जाती है। धंधे में हम सारे हिसाब किताब लिखते हैं, उस पर से हमको पता चलता है कि हमारे पास से कितना मटेरियल गया है, कितना मटेरियल आया है, हमने कितने का फ़रोख्त किया है, कितने का मुनाफा किया है, कितने का नुकसान हुआ है हमको, कितना हमने माल खरीदा है। ये सब से हम धंधे में मुनाफा भी जान सकते हैं। आर्थिक स्थिति जानना, अब हम अगर धंधे में मुनाफा कर रहे हैं तो हमारा धंधा अच्छा चल रहा है, अगर नुकसान कर रहे हैं तो हमारा धंधा खराब तरीके से चल रहा है, तो वो जानने के लिए हिसाब किताब भी बहुत ज़रूरी है। ये इसके फायदे हैं। कर विराम आयोजन, सरकार हमारे पास से टैक्स वसूल करती है। ये जो टैक्स सरकार हमारे पास से वसूल करती है, ये टैक्स किस तरह वसूल किया जाता है? सरकार हमारे हिसाब किताब अपने ऑफिस में मंगाती है। हमको सारी कंपनी को, सारे जो बिजनेस करते हैं वो कंपनी को अपने हिसाब किताब ऑफिस में देने पड़ते हैं। कंपनी को अपने हिसाब किताब ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में देने पड़ते हैं। तो वो हमारा जो हिसाब किताब है उसमें जितना नफा हुआ है उसके ऊपर से डिसाइड करती है कि ये कंपनी के पास से कितने टका टैक्स लेना है। तो टैक्स वसूल करने के लिए भी हिसाब किताब इम्पोर्टेंट है। धंधा में मूल्यांकन, कैसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा, किस तरह का व्यवहार होगा, नफे हो गए, नुकसान हो गए, किसके पास से पैसा लेना है, कहाँ से लोन लेनी है, ये सारे फैसले लिए जाते हैं। धंधा किस तरह, कारोबार किस तरह चलता है वो डिसाइड हो जाता है। पुरावा तरीके, हमारे पास जो मालूमात होती है, जो पिछले साल हमने हासिल की, इस साल हमारे पास से मालूमात, नफा जो है, नुकसान जो है, हमारे कर्जदार जो है, तो वो फ्यूचर में हमको कितना काम आएंगे, तो ये मालूमात हमको फ्यूचर में भी काम लग सकती है। भूतकालीन कामगिरी साथ तुलना, इस साल हमने जो नफा किया है, जैसे कि 10% किया है, 15% किया है, तो पिछले साल हमारा कितने टका नफा था? पिछले साल हमारा 15% था, इस साल 20% हुआ है, तो मुनाफा बढ़ा है या घटा है? ये सब जानने के लिए पिछले साल की मालूमात से ये साल हमको फायदे मिल सकते हैं। नैतिक अंकुश, हमारा जो काम है उसके ऊपर हम अंकुश यानी ओहदा रख सकते हैं, हम उसके ऊपर काबू रख सकते हैं। नैतिक अंकुश, हमारे पास जितने वर्कर्स है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा काम कैसा चल रहा है। अभी जैसे कि 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, हमारा खरीदी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो क्यों ज़्यादा नहीं हो रही है? हमारा जो माल तैयार ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो क्यों तैयार नहीं हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? ये सब के बारे में जानकर हम उसके बारे में फैसले ले सकते हैं, काबू रख सकते हैं। सुधारात्मक पगला, और उसके लिए हम अच्छे फैसले ले सकते हैं, उसको सुधारने के लिए भी हम लोग फैसले ले सकते हैं। अब इसके नुकसान भी है। नुकसान क्या है? बिन नाणकीय व्यवहार, हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको पैसे में नहीं आंका जाता। जैसे कि हमारे पास एक वर्कर है, एक काम करने वाला है जो पिछले 20 साल से हमारे साथ काम कर रहा है, वो बहुत ईमानदार है। तो जो नया आया है वो भी बहुत होशियार है, पिछले साल से पुराना है जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो वो 20 साल से काम कर रहा है, उसकी सैलरी होगी 15,000। जो नया आया है उसकी सैलरी होगी 12-13,000, जबकि वो ज़्यादा डिजर्व करता है, उसको ज़्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी यहाँ पर धंधे में ऐसी ईमानदारी, ऐसी प्रामाणिकता, ईमानदारी, इतना हमारा वफादारी, ये सबको ध्यान में नहीं लिया जाता है। यहाँ पर सभी चीज़ पैसों में आंकी जाती है कि किसको कितने टका पैसा लेना है, कितने टका पैसा लेना है, यहाँ पर सब चीज़ पैसों में आंकी जाती है। नाणांक स्थिर मूल्य, यहाँ पर पैसे का एक ही मूल्य होता है। जैसे कि अभी हमने 5,000 का माल लिया, अब ये 5,000 का माल फ्यूचर में 5,000 का माल लेना चाहिए, ऐसा होता है कभी? नहीं होता। आपने अगर फोन लिया है 10,000 का, तो उसकी बुक में आपने लिखा 10,000, तो क्या 2 महीने बाद भी वो 10,000 का होगा? उसकी कीमत चेंज हो जाएगी, 6,000, 7,000 हो जाएगी। तो यहाँ पर 10,000 लिखी हुई है, तो जो वैल्यू जो घट जाती है वो किताब में लिखा नहीं जाता, वहाँ पर सब पैसे में आंका जाता है। वो जो
जो बनाव बन गए हैं, इतिहास में जो व्यवहार जो बनाव बन गए हैं उसको हम सुधार नहीं सकते। जैसे कि हमने कोई फैसले लिए थे कि हम ये वाला मटेरियल यूज़ करेंगे, लेकिन वो मटेरियल हमारे धंधे में चला नहीं, कारोबार में हमने उससे पैसा बनाया और उससे माल बनाया, वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं बनी। अब वो जो माल है वो हमारे पास ऐसे ही पड़ा है, उसको कोई ले नहीं रहा, तो क्या हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं? मतलब पिछले इतिहास में जो हमने लेन देन कर दी, जो बनाव बन गए, उसमें चेंजेस हम नहीं ला सकते। हम कोई फैसले कर लेते हैं तो उसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते। हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग कोई भी फैसला लेंगे तो उसको सुधार कर फैसला ले सकते, लेकिन जो भूतकाल में हो गया है उसको हम सुधार नहीं सकते। बाजार कीमत नहीं अवगणना। अब यहाँ पर मैंने अभी जैसे आपको बताया 5000 का हमारे पास कपड़ा है, हमने ये माल तैयार किया कितने में? 5000। अब हो सकता है बाजार में 2 महीने के बाद उसकी कीमत 6000 हो गई, 10000 हो गई, हो सकता है कि 4000 हो गई। कीमत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो यहाँ पर बाजार कीमत है, वो बाजार कीमत लिखी नहीं जाती। मार्केट में जो कीमत बाजार में है वही कीमत से माल बिकता है, तो वो कीमत गिनी नहीं जाती। अंदाजों का उपयोग। अंदाजे लगाना, अंदाजों का इस्तेमाल करना। हमने जो धंधे में सोचा है, जैसे कि हम ये वाला ये यहाँ से हम पैसा उठाएंगे, बैंक में से इतना उठाएंगे, उससे इतने पैसे का इतना माल बनाएंगे, और उसके बाद फ्यूचर में हमारा ये दुकान में 2 गोडाउन है और एक दुकान है, तो एक दुकान में हम इतना माल रख देंगे, ये महीने हमारा इतना माल बिक जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हो सकता है हमारे को बैंक से लोन नहीं मिली, हो सकता है लोन मिल भी गई, लेकिन वैसे तैयार माल नहीं हुआ, हड़ताल हो गई या कुछ और हो गया, या बारिश हो गई, वर्कर्स नहीं आए, वर्कर्स बीमार हो गए और हमारा माल नहीं बना। हो सकता है माल बनने के बाद भी हम गोदाम में पहुंचा नहीं सके, गाड़ी की हड़ताल हो गई। हो सकता है माल दुकान में पहुंच भी गया, लेकिन हमारा मंदी की वजह से वो माल नहीं बिका। ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगाकर हम फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं कि इस तरह हम करेंगे, लेकिन हर बार हमारे फैसले सही साबित नहीं होते। बेवड़ा धोरण। एक साइड उधार होती है धंधे में, अब यहाँ पर पाका सरवैया होता है। एक होता है नफा नुकसान खाता और दूसरा होता है पाका सरवैया। पाका सरवैया में सभी पुरानी कीमत, ओल्ड जूनी कीमत से सभी मिलकर यहाँ पर मिलकत होती है, वो जूनी कीमत में आंकी जाती है। और नफा नुकसान खाते में जितना भी खर्च या उपज होती है वो आज के हिसाब से लिखी जाती है। जैसे कि आज हमारा खर्चा है 1000, पाका सरवैया में हमारी जायदाद है 5000 और उसके ऊपर खर्चा हुआ 1000। तो यहाँ पर सब जो कीमत है वो जूनी कीमत है, पुरानी कीमत है, और ये सालाना जो हमारी कीमत होती है वो कीमत होती है। दोनों में डिफरेंस आता है, दोनों में फासले आते हैं। इस वजह से हम हिसाब किताब के जो आंकड़े हैं वो सही से लगाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हमने खुसूसियात के बारे में सुना, फ़वाइद और नुकसान के बारे में सुना। अब नेक्स्ट पीरियड में हम तकनीकी इस्लाह, पारिभाषिक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।